क्लास 12th 11th का फाइनल एग्ज़ाम हुआ नहीं था और बच्चों का 12th क्लास में प्रोविजनल एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू करने का विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था और मंथली टेस्ट शुरू हो चुका। आपका मंथली टेस्ट जो है वो आपका 5/5/2025 का शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें इतिहास है, ज्योग्राफी है, अदर सब्जेक्ट है और 6/5/2025 को आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था। कब? मई माह में। मई माह में। और चैप्टर आपका क्या था? तो चैप्टर आपका है 2 चैप्टर। ग्रुप ए जो है आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये ग्रुप ए का है। और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय ये आपका ग्रुप बी है। ये ए है, ये बी है। मतलब दोनों ग्रुप का किताब को आपको चैप्टर को पहला चैप्टर पढ़ना था और उससे आपका क्वेश्चन आता मंथली टेस्ट में। पहले जो वीकली टेस्ट लिया जाता था, आप लोगों ने क्लास 11th में दिया होगा, वो अब मंथली टेस्ट को समाप्त कर दिया, वीकली टेस्ट को समाप्त कर दिया है। अब मंथली टेस्ट आप लोग का होगा। उसके बाद ये था मई महीना का। अब हम लोग जून में आते हैं। अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है। जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपका फिर मंथली टेस्ट शुरू हो जाएगा। 12/6/2025 को आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और जून में ही 12/6 को जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको ग्रुप ए का दूसरा चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब चूंकि पेपरबाजी हुआ था, जिसके कारण मंथली टेस्ट क्लास 12th का नहीं हो पाया। केवल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मंथली टेस्ट हुआ था और जनरल स्कूल का मंथली टेस्ट नहीं हो पाया क्लास 12th का। तो क्या अब जब स्कूल खुलेगा जून में, तो क्या पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों से प्रश्न आएंगे? ये एक समस्या बनी हुई है। इसीलिए हम लोग जो अभी इकोनॉमिक्स का शुरुआत करेंगे, इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ना है वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी को एक ही सिलेबस पढ़ना है। केवल एग्ज़ाम अलग अलग होता है, लेकिन जो मंथली टेस्ट होगा वो सब का एक ही होगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए हम लोग पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है ऑफिशियल ही जारी किया गया क्वेश्चन है, जो आप लोगों को बता रहा हूँ आपके मंथली टेस्ट के लिए और फाइनल परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉपी में चैप्टर बाय चैप्टर यदि आप नोट करते जाए, याद करते जाए, तो आपको ही सुविधा होगी, आपको ही अच्छे अंक आएंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अर्थशास्त्र के अलावा आर्ट्स के विभिन्न विषय की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है आपका परिचय, जिसमें आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था 3 तरह का होता है। क्या है? 3 तरह का। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या समस्या आती है? तो साधनों के आवंटन की समस्या आती है, साधनों का कुशलतम उपयोग का समस्या आता है और आर्थिक विकास का समस्या आता है। ये तीनों समस्या आती है, इसीलिए आपका आंसर जो है वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर साधन का अर्थ होता है जैसे साधनों के आवंटन की समस्या। तो साधन आपका कौन है? भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, ये सभी साधन है। उसके बीच हम लोग काम का कैसे बंटवारा करेंगे, वही हुआ साधनों का आवंटन, काम का बंटवारा। फिर साधनों का कुशलतम उपयोग, मतलब कोई साधन बेकार तो नहीं पड़ा हुआ, उसको हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, इसी चीज़ को कहते हैं साधनों का कुशलतम उपयोग। और फिर आर्थिक विकास। तो पहला का आंसर आप लोगों ने जान लिया, उपयुक्त सभी है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो धन संबंधी परिभाषा जो है अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज में दी थी। कि उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का विज्ञान है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का हो जाएगा एडम स्मिथ। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत हिट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ चुका है। तो माइक्रो, पहला जो ग्रुप ए है आपका वो है माइक्रो और दूसरा जो पेपर है आपका ग्रुप बी वो है मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो शब्द में जो विभाजन हुआ अर्थशास्त्र का वो रैगनर फ्रिश ने किया था, इसलिए तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? तो आर्थिक क्रिया उत्पादन, उपभोग और विनिमय, ये तीनों आर्थिक क्रिया के ही प्रकार हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा।
बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये ऑफिशियल ही जारी किया गया है, जो आपको बता रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और ये जो आंसर जो आपको दिखा रहे हैं ये भी ऑफिशियली ही हम जारी किया गया है। अब पांचवा क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो कुछ इस तरह का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो हम लोग देखिए ये अभी बताएं उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो ये बाएं से दाएं ओर गिरता है, इसलिए आपका ए हो जाएगा बाएं से दाएं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये आया है। अगला है आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या। तो आर्थिक समस्या जो है वो रॉबिन्सन शास्त्री ने दिया था। रॉबिन्सन शास्त्री ने 1932 में किताब लिखा था ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और उन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान माना। और उनके अनुसार जो है आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है, तो चुनाव की समस्या। तो यहाँ आपका सी हो जाएगा चुनाव की समस्या। नौमा है निम्न में से कौन उत्पादन के साधन है, तो भूमि पूंजी श्रम ये सभी उत्पादन के साधन है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके अलावा प्रबंध है, साहस है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, कहीं कहीं किताब में 4 ही साधन का जिक्र किया रहता है, लेकिन उत्पादन के 5 साधन है। कौन कौन? भूमि पूंजी श्रम प्रबंध और साहस। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी, और तीसरा है मिश्रित। पूंजीवादी मतलब हो गया जिस पर निजी स्वामित्व हो, अर्थव्यवस्था पर निजी स्वामित्व हो। समाजवादी मतलब जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। और मिश्रित मतलब जहां दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। जो भारत में अभी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है सरकारी स्कूल है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इस पर जो निर्णय लेते हैं वो कौन लेता है, तो सरकार द्वारा लिया जाता है। सरकार अभी किसका सरकार है झारखंड में, तो हेमंत सोरेन का सरकार है। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ से अति लघुतरीय प्रश्न होता है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघुतरीय प्रश्नों को देखेंगे, और इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। तो अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 समस्या को बताना है। तो अर्थव्यवस्था की 2 समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, और दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याएं हैं। जैसे किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पहला समस्या है कि हम लोग क्या वस्तु बनाएं, तो हम लोग वही वस्तु को बनाएंगे जो बाजार में बिक जाएगा, तो फिर भी हमको बनाना होगा जो बिके बाजार में। तो मेरे सामने एक समस्या आती है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये भी समस्या है। फिर अब कैसे उत्पादन किया जाए, तो इस समस्या क्या है कि हम श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करें या पूंजी प्रधान तकनीक से। श्रम प्रधान तकनीक मतलब आदमी ज़्यादा काम करेगा, अब पूंजी प्रधान तकनीक होगा उसमें मशीन ज़्यादा काम करेगा। तो हम लोग कौन तकनीक का उपयोग करेंगे, तो हम लोग उसी का उपयोग करते हैं जिसमें लागत कम से कम हो। अब एक हमको गड्ढा खोदना है दिन भर में, अब एक लेबर को लगाए हैं, 10 आदमी काम कर रहा है और हमको 8,000 रुपया उसमें खर्च हो रहा है और मेरा 7 दिन का समय लगता है। वही अगर हम पॉपलेन से खुदवाते हैं गड्ढा तो 1,000 रुपया लेता है और 1 ही घंटा में खोद देता है। तो मेरे लिए क्या होगा, पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाना फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर अब मुख्य रूप से क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखें। तो पहला हो गया किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, और दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए। थोड़ा सा डिटेल करके बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला है एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है। तो एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना का निर्माण जो है वो सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। जैसा कि भारत में आप देख सकते हैं कि कोई भी योजना जो है अर्थव्यवस्था में योजना का निर्माण कौन करता है, तो सरकार करता है। और केंद्रीय सत्ता मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंदर योजनाओं का निर्माण करते हैं।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर, एक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना का निर्माण सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। अगला है, अर्थशास्त्र की दो व्यापक शाखाओं का नाम बताएं। तो व्यापक शाखाओं मतलब अर्थशास्त्र है वो दो भाग में बट गया। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो आपका किताब है 12th क्लास में ग्रुप ए, वो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है आपका ग्रुप बी जिसको हम लोग कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है जिसमें हम लोग छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म, व्यक्तिगत इकाइयों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है, व्यापक होता है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का दो शाखा हो जाएगा, कौन कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अगला है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा जो है एडम स्मिथ ने दिया था। उसके बाद अर्थशास्त्र मानव कल्याण है अर्थात कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने दिया। उसके बाद चयन संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर है, व्यष्टि चर के दो उदाहरण दे। तो पहला है व्यक्तिगत फर्म और दूसरा एक उपभोक्ता का व्यवहार, ये इसके चर हुए। जैसे अभी बताए थे व्यष्टि अर्थशास्त्र में लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता, एक फर्म आदि ये। अगला है, समष्टि चर के दो उदाहरण दे। तो समष्टि मतलब व्यापक, जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। कीमत स्तर का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी क्षेत्र मतलब पूंजीवादी और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब समाजवादी, दोनों क्षेत्र साथ में कौन अर्थव्यवस्था में काम करते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। अगला है, एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। तो 1776 में इन्होंने ये किताब को लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज नामक किताब इन्होंने 1776 में लिखा और इनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। 9वां है, उस वक्र का नाम बताइए जो दो वस्तुओं या दो सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। तो उत्पादन संयोगों को यहाँ दर्शाने वाली बात आ गई तो वहाँ हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। अगला है, आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें। आर्थिक क्रिया मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे धन की प्राप्ति हो, तो वो काम आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले हमको पैसा मिलेगा, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। वही हम अपना घर में अपना बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसके बदले हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगा गैर आर्थिक क्रिया। अब किताबी भाषा में देख लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपयोग करते हैं। मतलब आर्थिक क्रिया के द्वारा क्या है? तो सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, अर्थात धन का उपयोग करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्रिया किया जाता है। तो ये किताबी भाषा में लिखा हुआ है जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है कि आर्थिक क्रियाओं संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपयोग करते हैं। पैसा का क्या है? वैकल्पिक प्रयोग। पैसा से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो किताब भी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, जो इच्छा है वो कर सकते हैं। इसलिए पैसा का क्या है? मुद्रा का वैकल्पिक प्रयोग होता है। अब यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड पार्ट के वीडियो में चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका क्लास 12 का तैयारी शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।